हम पैसा क्यों चाहते हैं? बेटर फोन, बड़ा घर, लग्जरी ट्रिप? इन सब के पीछे असली मोटिव होता है कंट्रोल ओवर योर टाइम, यानी हम अपनी लाइफ अपनी इच्छा से जी सकें। किताब का सबसे सुंदर मैसेज यही है कि पैसा आपको चॉइसेस देता है और चॉइसेस ही असली लग्जरी है। पैसा कमाने और पैसा संभालने में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत से लोग लाइफ में अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वही पैसा टिकता सबके पास नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम एक स्किल है, लेकिन मनी मैनेजमेंट बिहेवियर पर चलता है। कोई डर से बचाता है, कोई एक्साइटमेंट में खर्च करता है, कोई दूसरों को इम्प्रेस करने में पैसा उड़ा देता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब है जो बताती है कि पैसे को समझने के लिए मैथ से ज्यादा माइंडसेट की जरूरत होती है। मनी के साथ हमारा व्यवहार, हैबिट्स, फियर, ग्रीड और डिसीजन मेकिंग हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए कई लोग हाई इनकम होने के बावजूद वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, जबकि कुछ एवरेज कमाई वाले लोग भी वेल्थी बन जाते हैं क्योंकि उनका मनी बिहेवियर स्ट्रांग होता है। सेविंग आपकी असली ताकत है, इनकम नहीं। हाई इनकम सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन स्टेबिलिटी सेविंग से आती है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, जॉब जाए, अचानक खर्च आए या कोई प्लान बदल जाए। सेविंग हमेशा सेफ्टी नेट बनती है। मिडिल इनकम वाला व्यक्ति भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है अगर उसकी सेविंग हैबिट्स स्मार्ट हों। किताब बार बार यही याद दिलाती है कि सेविंग्स बराबर फ्रीडम। दूसरों की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ पर फिट नहीं होती। किसी इन्फ्लुएंसर, दोस्त या रिलेटिव का इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ उनके लिए सही होगा। आपका बैकग्राउंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्क लेवल और गोल्स बिल्कुल अलग है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस हमेशा पर्सनल ही रहेगा। मिस्टेक्स हर कोई करता है और ये नॉर्मल है। किताब का एक बड़ा ह्यूमन टच यही है कि ये आपको गिल्ट फ्री बनाती है। मनी मिस्टेक्स केवल बिगिनर्स नहीं करते, एक्सपर्ट्स भी करते हैं। बस अंतर इतना है कि सीखने वाले लोग आगे बढ़ते हैं और डरने वाले यहीं रुक जाते हैं। तो हम लोग मनी मैनेजमेंट और पैसा काम कैसे करता है ये सीखने के लिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1, कोई भी पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि पैसे के बारे में हमारी सोच और फैसले बिल्कुल अजीब नहीं होते, बल्कि हमारे अपने अनुभवों और जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। हर किसी की सोच अलग होती है। हर इंसान अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर पैसे के बारे में सोचता है। इसलिए किसी के निर्णय जो आपको अजीब लगते हैं, उसके पीछे उसके अनुभव सही और तर्कसंगत हो सकते हैं। अलग हालात, अलग प्रतिक्रियाएं। अगर कोई व्यक्ति बचपन में कठिन अर्थव्यवस्था, गरीबी या आर्थिक संकट में बड़ा हुआ है, तो वो जोखिम से बचना चाहता है। वही जिसने अच्छे समय में बेहतर अवसर देखे हैं, वो जोखिम लेकर लाभ उठाना पसंद कर सकता है। हम अपनी दुनिया को अपनी सीमित अनुभवों से देखते हैं। हॉसल कहते हैं कि हमारी समझ पूरी दुनिया की तुलना में बहुत छोटी होती है। फिर भी हम सोचते हैं कि हम सही जानते हैं कि पैसे कैसे काम करते हैं। इसी वजह से हम दूसरों के फैसलों को गलत समझते हैं। पैसा केवल गणित या नियम नहीं है। पैसे के बारे में फैसले सिर्फ नंबरों पर आधारित नहीं होते। वे भावनाओं, डर, उम्मीद और व्यक्तिगत इतिहास से बहुत प्रभावित होते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि कोई भी इंसान अपने पैसे के विषय में पागल नहीं है, बल्कि हर आदमी अपने अनुभवों, परवरिश, सामाजिक परिस्थितियों और आर्थिक माहौल की वजह से अलग तरह से सोचता है। इसलिए दूसरों के फैसलों को गलत ना माने। हर व्यक्ति की सोच उसके पास्ट में घटे घटना पर आधारित होती है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क। इस अध्याय में मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि हमारी सफलता या असफलता सिर्फ हमारी मेहनत और बुद्धिमानी का परिणाम नहीं होती, बल्कि भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क भी जीवन के परिणामों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू। लेखक कहते हैं कि भाग्य और जोखिम दोनों एक जैसे हैं। दोनों ऐसे तत्व हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। कभी कभी अच्छे नतीजे सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से होते हैं और कुछ बुरे नतीजे जोखिम की वजह से।
हम अपनी सफलता को अक्सर खुद की मेहनत समझते हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी सफलता को पूरी तरह अपने फैसलों और मेहनत का नतीजा मानते हैं, लेकिन असल में हमारी सफलता में किस्मत का भी बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे बिल गेट्स को 1968 में ऐसे हाई स्कूल में जाने का मौका मिला जहां कंप्यूटर था, जो उस समय बहुत दुर्लभ था। हमारी असफलता भी सिर्फ खराब फैसलों से नहीं होती है। जैसे भाग्य अच्छी चीजें ला सकता है, वैसे ही जोखिम, रिस्क भी बुरा परिणाम ला सकता है, भले ही निर्णय सही हो। कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, इसलिए असफलता को हमेशा गलत फैसलों की वजह ना माने। हम अक्सर दूसरों को न्याय संगत तरीके से नहीं आंकते। जब कोई सफल होता है तो हम सोचते हैं कि उसने सब कुछ सही किया, लेकिन उसके पास सिर्फ खास किस्मत भी हो सकती है। और जब कोई असफल होता है तो हम उसे गलत निर्णय लेने वाला मान लेते हैं, जबकि वो जोखिम का शिकार हो सकता है। इसलिए परिणामों को सीधे तौर पर फैसलों की वजह ना माने। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि पैसे और जीवन में सफलता या असफलता केवल हमारी मेहनत और बुद्धिमानी पर निर्भर नहीं होती। भाग्य और जोखिम दोनों ही परिणामों को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपनी सफलता या असफलता पर गर्व या खुद को दोषी मानने से पहले इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। अध्याय 3, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। इस अध्याय में मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि सबसे बड़ा वित्तीय और जीवन का जाल ये है कि हम हमेशा और चाहते हैं, भले ही हमारे पास पहले से ही काफी हो। ये निरंतर अधिक की चाह हमें दुखी, असंतुष्ट और जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। इनफ यानी पर्याप्त, इसे पहचानना सबसे कठिन कौशल है। लेखक कहते हैं कि यह सबसे मुश्किल कौशल है कि जब आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो उस लक्ष्य को आगे ना बढ़ाएं। अगर आप बार बार अपने लक्ष्य को बढ़ाते रहेंगे तो कभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लालच और असंतोष के कारण बड़े नुकसान। कई ऐसे लोग जिन्होंने पहले से बहुत पैसा कमा लिया था, फिर भी और पाने की चाह में खतरनाक या अवैध जोखिम उठाते हैं और अंत में सब कुछ खो देते हैं। उदाहरण के तौर पर रजत गुप्ता, मैकेंजी के पूर्व सीईओ ने इनसाइडर ट्रेडिंग की। उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था, फिर भी वो और चाहता रहा और सब कुछ खो बैठा। बर्नी मैडॉफ ने अपने प्रतिष्ठित करियर को पोंजी स्कीम के कारण बर्बाद कर दिया। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि जितना ज्यादा चाहो, जोखिम भी ज्यादा बढ़ जाता है और कई बार वही जोखिम विनाशकारी साबित होता है। दूसरों से तुलना खतरनाक है। जब हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं, जैसे कि वे बहुत अमीर, सफल या प्रसिद्ध हैं, तो हमारा लक्ष्य हमेशा उनके स्तर तक पहुंचना बन जाता है। परिणाम ये होता है कि हमारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि और भी कोई बड़ा लक्ष्य हमेशा आगे दिखता है। हम अपने पास जो कुछ है उस पर संतुष्ट नहीं रहते। इस तुलना की दौड़ में हम अक्सर खुद की प्राथमिकताओं भूल जाते हैं और बेवजह जोखिम उठाते हैं। इनफ का मतलब कम नहीं, बल्कि संतुलन। इनफ ये नहीं है कि आप कोई बड़ा लक्ष्य न रखें या संघर्ष करना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि आप जानें कि आपको क्या चाहिए, आप ये पहचानें कि क्या चीज़ें जोखिम के लायक है, और आप अपने जीवन की अनमोल चीज़ों जैसे परिवार, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा को महत्व दें, ना कि सिर्फ और ज़्यादा धन के पीछे भागे। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि हमेशा और पाने की चाह, जब तक हम नहीं जानते कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है, हमें जोखिम भरे निर्णय लेने और अंत में पछताने की ओर ले जाती है। असली बुद्धिमानी ये है कि हम अपने लक्ष्य को स्थिर रखें, दूसरों से तुलना ना करें और अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है, लेकिन ज्यादा लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब, जब आपका पैसा सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि उस पर जो रिटर्न आता है वो भी आगे पैसा कमाता है। कंपाउंडिंग टाइम का गेम है, जीनियस का नहीं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है, लेकिन ऑथर कहता है एवरेज रिटर्न्स प्लस लॉन्ग टाइम इक्वल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ। एग्जाम्पल,
वॉरेन बफेट इतने अमीर सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि वो स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहे। स्मॉल रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में ह्यूज बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो कंसिस्टेंटली और पेशेंस रखते हो तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करती है। प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग में ग्रोथ स्लो लगती है, लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन रियल मैजिक लास्ट ईयर्स में होता है जब ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो जाती है। हम कंपाउंडिंग को समझ नहीं पाते। ह्यूमन ब्रेन लीनियर ग्रोथ समझने में अच्छा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपाउंडिंग को समझना मुश्किल होता है। इसलिए लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बोर हो जाते हैं और बीच में गलतियां कर देते हैं। चैप्टर 4 में मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि कंपाउंडिंग वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन लोग इसकी पावर को कम समझते हैं। ज्यादा स्मार्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि अर्ली स्टार्ट, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हैं वही कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट देख पाते हैं। चैप्टर 5 अमीर बनना और अमीर बने रहना, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाते हैं। अमीर बनना, गेटिंग वेल्दी, और अमीर बने रहना, स्टेइंग वेल्दी, दोनों अलग स्किल्स होता है। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क कंट्रोल जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है सर्वाइवल प्लस कंसिस्टेंसी। गेटिंग वेल्दी, रिस्क लेना, बोल्ड डिसीजंस, कॉन्फिडेंस, कभी कभी लक। स्टेइंग वेल्दी, पेशेंस, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसको संभाल नहीं पाते और फिर सब खो देते हैं। सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन रिटर्न्स। ऑथर कहते हैं सर्वाइव फर्स्ट, रिटर्न्स विल कम लेटर। मतलब मार्केट में जिंदा रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ही गलत डिसीजन में वाइप आउट हो गए तो गेम खत्म। इसलिए ओवर रिस्क मत लो, ऑल इन मेंटालिटी से बचो। रूम फॉर एरर जरूरी है। सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी लाइफ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। इमरजेंसी फंड, कम डेट, बैकअप प्लान्स, ये चीजें आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स से बचाती हैं। पास्ट सक्सेस फ्यूचर गारंटी नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि आपने पहले पैसा कमा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही रहोगे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है। मार्केट को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि वेल्थ बनाना इंप्रेसिव है, लेकिन वेल्थ को प्रोटेक्ट करना जीनियस है। रियल विनर्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म में सरवाइव करते हैं, बिग लॉसेस से बचते हैं, कंपाउंडिंग को टाइम देते हैं। अध्याय 6 जब किस्मत साथ दे तो आप जीतते हैं। टेल्स यू विन। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि सक्सेस कुछ ही रेयर डिसीजंस और इवेंट से आती है। जिंदगी और इन्वेस्टिंग में फेलियर्स कॉमन है, लेकिन एक बड़ा सक्सेस सब कुछ बैलेंस कर देता है। इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए गेम में बने रहना और सर्वाइवल सबसे जरूरी है। मतलब लाइफ और इन्वेस्टिंग में थोड़े से डिसीजंस या इवेंट्स होते हैं जो ज्यादातर रिजल्ट्स क्रिएट कर देते हैं। सक्सेस फ्यू इवेंट से आती है। ऑथर कहते हैं हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ रेयर मोमेंट्स या डिसीजंस होते हैं जो ह्यूज सक्सेस लाते हैं, बाकी सब एवरेज या फेलियर हो सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट में 100 स्टॉक्स में से सिर्फ 5 to 10 स्टॉक्स मैक्सिमम रिटर्न्स देते हैं, बाकी एवरेज या लॉस में होते हैं। फेलियर्स नॉर्मल है। अगर आप सक्सेसफुल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सही थे। आपने बस कुछ राइट बेट्स सही टाइम पर लगाए। इसलिए फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सक्सेस सब कुछ कवर कर देता है। टेल्स यू विन का मतलब है कि आप कई बार हार सकते हो, लेकिन जब एक बार बड़ा विन होता है तो वो सारी लॉसेस को कवर कर देता है। इन्वेस्टिंग और लाइफ दोनों में फ्यू बिग विन्स ग्रेटर दैन मेनी स्मॉल लॉसेस।
कंसिस्टेंसी प्लस सर्वाइवल इम्पॉर्टेंट। अगर आप गेम में बने रहे तो चांस मिलता है बिग विन का। अगर आप अर्ली क्विट कर देते हो तो वो चांस ही खत्म हो जाता है। इस अध्याय का संदेश सीधा है। सफलता अक्सर कुछ गिने चुने बड़े जीतने वाले फैसलों से आती है, इसलिए छोटी हारों से घबराएं नहीं। लंबे समय तक टिके रहें, ऐसी रणनीति अपनाएं जहां एक बड़ी जीत आपकी सारी मेहनत का फल दे सके। चैप्टर 7 फ्रीडम, स्वतंत्रता या पैसे से मिलने वाली आज़ादी। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाने का असली पर्पस लग्जरी या शो ऑफ नहीं बल्कि फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब अपना टाइम खुद कंट्रोल करना, जब चाहो जहां चाहो जो चाहो कर पाना, किसी बॉस, जॉब या सिचुएशन पे डिपेंड ना रहना। टाइम कंट्रोल इक्वल्स रियल वेल्थ। ऑथर कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। मतलब महंगी गाड़ी, बड़ा घर सेकेंडरी है, अपना टाइम अपने हाथ में होना रियल लग्जरी है। पैसा ऑप्शंस देता है। जब आपके पास सेविंग्स होती है, आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो, गलत सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, बेटर डिसीजंस ले सकते हो। पैसा आपको चॉइस और कंट्रोल देता है। डेट फ्रीडम का दुश्मन है। ज्यादा डेट का मतलब आप मजबूर हो जाते हो, जॉब छोड़ नहीं सकते, रिस्क लेने से डरते हो। इसलिए कम एक्सपेंसेस, कम डेट, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल लाइफ इक्वल्स ज्यादा फ्रीडम। ऑथर इनडायरेक्टली बताते हैं जितनी सिंपल लाइफ उतनी ज्यादा फ्रीडम, जितनी कम नीड्स उतना कम प्रेशर। पैसा का असली गोल फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ टाइम, चॉइसेस और लाइफ। जो लोग अपनी एक्सपेंसेस कंट्रोल करते हैं, डेट से बचते हैं और सेविंग्स बनाते हैं, वही रियल वेल्थ का एक्सपीरियंस करते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है पैसे का सबसे अच्छा उपयोग अपने जीवन में आज़ादी लाना है। ऐसी आज़ादी जहां आप अपने समय के मालिक हों, मजबूरी में नहीं चुनाव से काम करें और जीवन को अपने तरीके से जी सकें। यही असली अमीरी है। चैप्टर 8 कार में बैठे आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल एक सिंपल बट पावरफुल बात बताते हैं। लोग जो चीज दिखाना चाहते हैं वो चीज खुद एंजॉय करने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों से रिस्पेक्ट लेने के लिए होती है। मतलब जब आप रोड पर कोई महंगी कार देखते हो तो आप कार को नहीं देखते, आप उस आदमी को इमेजिन करते हो जो उस कार में बैठा है। पर सच ये है, आप उस आदमी को याद नहीं रखोगे, आप बस ये सोचोगे अगर मेरे पास भी ये कार होती तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते। इसी को ऑथर कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम चीजें इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें चाहिए, हम चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि लोग हमें सक्सेसफुल समझें, लोग हमें रिस्पेक्ट दें, लोग इंप्रेस हो जाएं। पर आयरनी ये है कि लोग चीज को नहीं अपने आप को इमेजिन करते हैं उस जगह पर। लोग आपको नहीं अपनी लाइफ को देखते हैं। आप सोचते हो अगर मैं ये कार, फोन, वॉच ले लूं, लोग मुझे नोटिस करेंगे। पर रियलिटी, लोग 5 सेकंड देखते हैं फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मतलब आप जिस अटेंशन के लिए पैसे खर्च कर रहे हो वो अटेंशन एक्चुअली मिलती ही नहीं। स्टेटस दिखाने के चक्कर में लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं, सेविंग्स कम हो जाती है, फ्रीडम चली जाती है और जो चीज सिर्फ दिखाने के लिए ली गई हो वो लॉन्ग टर्म में खुशी नहीं देती। अगर आप कम शो ऑफ करते हो, कम कंपैरिजन करते हो, तो आप ज्यादा सेव कर पाते हो, ज्यादा फ्री फील करते हो, ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होते हो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमें नहीं, अपने आप को देख रहे होते हैं। इसलिए स्टेटस से ज्यादा फ्रीडम पे फोकस करो। दिखावा कम, कंट्रोल ज्यादा। जो चीज तुम्हारी लाइफ बेटर बनाए वही वेल्थ है। चैप्टर 9 धन वो है जो दिखाई नहीं देता। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताते हैं।
रियल वेल्थ वो नहीं होती जो दिखाई दे, बल्कि वो होती है जो नजर नहीं आती। जो चीज आप देख सकते हो, महंगी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, बिग हाउस, वो वेल्थ नहीं, स्पेंडिंग है। वेल्थ एक्चुअली वो पैसे हैं जो आपने खर्च नहीं किए। स्पेंडिंग नॉट इक्वल टू वेल्थ। अगर कोई बंदा 20 लाख रुपए की कार ले लेता है पर उसके पास सेविंग्स 0 है, तो वो रिच दिखता है, पर एक्चुअली वो वेल्दी होता नहीं है। वेल्दी वो होता है जिसके पास सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, इमरजेंसी फंड हो, या जिसका फ्यूचर सिक्योर हो। लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हम लोग सोचते हैं उसके पास सब कुछ है, कितना अमीर है, पर हम ये नहीं देखते कि उसके ऊपर कितना लोन है, कितनी EMI जा रही है, कितना स्ट्रेस है, या उसने कितना मेहनत किया है। क्योंकि रियल वेल्थ इनविजिबल होती है। पैसे बचाना भी एक स्किल है, सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं। जो कमाया उसे संभाल के रखना भी आना चाहिए। लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। हाई इनकम प्लस नो सेविंग्स इक्वल्स नो वेल्थ। चैप्टर 7, याद करो। जो पैसे आप खर्च नहीं करते वही आपको फ्रीडम देते हैं, वही आपको चॉइस देते हैं, वही आपको स्ट्रेस से बचाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जो चीज़ दिखती है वो वेल्थ नहीं होती। जो चीज़ नहीं दिखती, सेविंग्स, पेशेंस, डिसिप्लिन, वही रियल वेल्थ है। इसलिए दिखावा कम करो, सेविंग और इन्वेस्टिंग पे फोकस करो। रिच दिखने से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। चैप्टर 10, धन संपत्ति की बचत करो, सेव मनी। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल एक सीधी सी बात बोलते हैं। वेल्थ बनाने का सबसे रिलायबल तरीका ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि पैसे बचाना है। सीधी बात, सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, सेविंग का मतलब है ऑप्शंस बनाना, फ्यूचर के लिए सेफ्टी, स्ट्रेस कम करना। आप कितना कमाते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना बचा पाते हो। इनकम इंपॉर्टेंट है, पर सेविंग्स उससे भी ज्यादा। 2 लोग सेम इनकम कमाते हैं। बंदा ए 90% खर्च, 10% सेव। बंदा बी 50% खर्च, 50% सेव। लॉन्ग टर्म में बी हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होगा, चाहे इनकम सेम हो। जितनी ज्यादा सेविंग्स उतना ज्यादा कंट्रोल, उतनी ज्यादा फ्रीडम, उतना कम फियर। सेविंग्स आपको ये पावर देती है कि अगर ये काम पसंद नहीं तो मैं छोड़ सकता हूं। सेविंग के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं। सेविंग का सक्सेस लक पे और मार्केट टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है हैबिट्स पे, डिसिप्लिन पे, लाइफस्टाइल कंट्रोल पे। सिंपल लोग भी वेल्दी बन सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंटली सेव करते रहें। सेविंग का बेस्ट रीजन अनसर्टेनिटी। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जॉब जा सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मार्केट गिर सकता है, या कुछ भी घटना घट सकती है। सेविंग्स एक बफर है जो आपको इन शॉक्स से बचाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, सेविंग बोरिंग लग सकती है, पर वही वेल्थ का फाउंडेशन करती है। ज्यादा कमाने से पहले बचाने की आदत बनाओ। इसलिए लाइफस्टाइल को इनकम के साथ मत बढ़ाओ। पहले सेव करो, बाद में स्पेंड। फ्रीडम को लग्जरी से ऊपर रखो। चैप्टर 11, व्यावहारिक होना तर्कसंगत होने से बेहतर है। रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल एक पावरफुल आइडिया देते हैं। पैसों के मामले में परफेक्ट लॉजिक रैशनल से ज्यादा जरूरी है रीजनेबल होना। रैशनल डिसीजन उसे कहते हैं जो थ्योरी, मैथ्स और लॉजिक के हिसाब से परफेक्ट हो, और रीजनेबल डिसीजन उसे कहते हैं जो आप एक्चुअली फॉलो कर पाओ लॉन्ग टर्म तक। ऑथर कहते हैं जो डिसीजन आप जिंदगी भर फॉलो कर सको वही बेस्ट होता है, चाहे वो परफेक्ट ना हो। परफेक्ट प्लान यूजलेस है अगर आप फॉलो ना कर पाओ। एग्जाम्पल, थ्योरी बोलती है 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। रियलिटी, मार्केट गिरते ही आप पैनिक में बेच देते हो। तो वो प्लान रैशनल था पर रीजनेबल नहीं था। इमोशंस को इग्नोर नहीं कर सकते, हम रोबोट्स नहीं हैं। फियर आता है,
ग्रीड आती है, डाउट होता है। इसलिए ऐसा प्लान बनाओ जिसमें आप इमोशनली कंफर्टेबल रहो, जिसमें नींद खराब ना हो। परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढने से ज्यादा बेटर है सिंपल स्ट्रेटजी। थोड़े कम रिटर्न्स पर लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंसी, क्योंकि टाइम मार्केट में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन मार्केट को बीट करना। जो आपके लिए काम करता है वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करें। इसलिए अपनी रिस्क कैपेसिटी देखो, अपनी लाइफस्टाइल देखो, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट स्मार्ट दिखने नहीं, बल्कि ऐसा डिसीजन लेना है जो आप स्ट्रेस के बिना फॉलो कर सकें। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, सस्टेनेबल बनो, रीजनेबल डिसीजंस लो। चैप्टर 12, अचानक घटने वाली घटनाएं, सरप्राइज। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल्ड बताते हैं कि हिस्ट्री, मार्केट्स और लाइफ हमेशा हमें सरप्राइज करती है। इसलिए फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम अक्सर सोचते हैं पास्ट में जो हुआ फ्यूचर में भी वही होगा, पर रियलिटी ये है सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जो चीज़ें हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाती हैं उनके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा होता। हम फ्यूचर को पास्ट के डेटा से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े इवेंट्स, मार्केट क्रैशेस, वॉर्स, इनोवेशंस, ये सब ज़्यादातर सरप्राइज होते हैं। इसलिए सिर्फ प्रिडिक्शन पे डिपेंड करना डेंजरस है। हिस्ट्री मिसलीडिंग हो सकती है। हिस्ट्री हमें सिर्फ जो हो चुका है वो बताती है, जो नहीं हुआ वो नहीं बताती। और कई बार जो नहीं हुआ वही फ्यूचर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाता है। बिग इवेंट्स रेयर होते हैं, पर पावरफुल मार्केट का ज़्यादा रिटर्न कुछ ही सालों में आता है, कुछ ही इवेंट से आता है। पर हम उन इवेंट्स को पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन से ज़्यादा प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से बेटर है फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना, इमरजेंसी फंड रखना, ओवर रिस्क ना लेना, ताकि जब सरप्राइज आए आप सरवाइव कर सको। रूम फॉर एरर रखो। ऑथर कहते हैं जो लोग फ्यूचर के लिए स्पेस रखते हैं वो ही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश, थोड़ा कम रिस्क, थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत काम आता है। जो लोग ये मान लेते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं पता, वो ज़्यादा टाइम तक गेम में टिकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जिंदगी और मार्केट सरप्राइजेस से भरी होती है। जो लोग हर चीज़ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। जो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं वही सेफ रहते हैं। ऑथर एक लाइन में कहते हैं, फ्यूचर का अंदाज़ा लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर के लिए तैयार रहना। चैप्टर 13, गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताते हैं। हर फाइनेंशियल प्लान में रूम फॉर एरर होना चाहिए। मतलब अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से ना भी चले तब भी आप सरवाइव कर सको। इसलिए अगर आप 100% परफेक्ट प्लानिंग पे चलोगे तो एक छोटी गलती भी आपको गेम से बाहर कर सकती है। रूम फॉर एरर का मतलब एक्स्ट्रा सेविंग्स, कम डेट, इमरजेंसी फंड, कंजर्वेटिव प्लानिंग, ये सब आपको सरवाइव करने का टाइम देते हैं। अगर आप फुल लोन पे हो, आपकी सेविंग्स जीरो हो, हर चीज मैक्स लिमिट पे हो, तो एक छोटा सा शॉक भी डिजास्टर बन सकता है। मार्केट में पेशेंस इसी से आता है। जो लोग मार्केट क्रैश में सरवाइव कर जाते हैं वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन पे प्रेशर नहीं होता, वो पैनिक में सेल नहीं करते। रूम फॉर एरर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। बिग सक्सेस भी सेफ्टी मांगता है। इवन ग्रेट इन्वेस्टर्स लेवरेज कम रखते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं गेम जीतने के लिए पहले गेम में रहना जरूरी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, जो प्लान सिर्फ बेस्ट केस सिचुएशन पे काम करे वो रियल लाइफ में फेल हो जाता है। परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है फ्लेक्सिबल प्लानिंग। जो लोग गलती की जगह रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव और ग्रो करते हैं। रिस्क लेने से पहले गिरने के लिए जगह जरूर रखो। चैप्टर 14, आप बदलेंगे, यूल चेंज। आसान शब्दों में, समय के साथ सोच बदल जाती है,
इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक बहुत ऑनेस्ट ट्रुथ बोलते हैं। आप फ्यूचर में बदल जाओगे, आपके गोल्स, सोच, प्रायोरिटीज सब चेंज होंगी। जो चीज आज आपको परफेक्ट लग रही है 5 से 10 साल बाद शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना लगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि फ्यूचर में भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगे और उस अज्यूमेशन पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। हम फ्यूचर को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं बस ये गोल अचीव कर लूं फिर सब सेट। पर जब गोल मिल जाता है नया गोल आ जाता है, प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं। इसलिए रीडेड प्लान्स डेंजरस होते हैं। लाइफ के फेजेस चेंज होते हैं। आज रिस्क लेना इजी लगता है, कल फैमिली, हेल्थ, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो प्लान आज एक्साइटिंग लगता है वो फ्यूचर में बर्डन बन सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो होता है जो आपके फ्यूचर सेल्फ को ट्रैप ना करे, चेंज होने की परमिशन दे। एग्जाम्पल, ज्यादा डेट मत लो, सारी लाइफ एक ही एक्सट्रीम स्ट्रैटेजी पे मत डालो। ऐसा प्लान बनाओ जिससे फ्यूचर में आपको रिग्रेट ना हो, जो बदलते गोल्स के साथ फिट हो जाए, जो आपको फ्रीडम दे, बंधन नहीं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हम सब चेंज होते हैं और ये नॉर्मल है। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन ऐसे लो जो फ्यूचर में आपको भी सूट करें। आज के लिए प्लान बनाओ पर कल के बदलाव के लिए जगह छोड़ो। चैप्टर 15, कुछ भी मुफ्त नहीं होता, नथिंग्स फ्री। आसान शब्दों में, हर चीज की एक कीमत होती है। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक क्लियर रूल बताते हैं। लाइफ और फाइनेंस में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज की एक प्राइस होती है। बस फर्क इतना है कि कुछ प्राइसेस दिखती हैं, कुछ प्राइसेस इमोशनली फील होती हैं। अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हो तो उसके साथ आएगा वॉलेटिलिटी, स्ट्रेस, पैशन टेस्ट। ये प्राइस होती है सक्सेस की। वॉलेटिलिटी इज द प्राइस ऑफ एडमिशन। स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये बस एंट्री फी है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की। जो लोग वॉलेटिलिटी टॉलरेट नहीं कर पाते वो मार्केट के बेनिफिट्स भी नहीं ले पाते। वॉलेटिलिटी कोई बद नहीं, फीचर है। मार्केट का ऊपर नीचे होना गलती नहीं, नॉर्मल चीज है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो हाई रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे। स्ट्रेस फ्री रिटर्न्स एग्जिस्ट नहीं करते। हर चीज का कॉस्ट होता है। हाई रिटर्न बराबर हाई स्ट्रेस, सेफ्टी बराबर लो रिटर्न्स। स्मार्ट लोग कॉस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, फाइट नहीं करते। जो लोग इस इमोशनल पेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो ही लॉन्ग टर्म में सरवाइव करते हैं। कॉस्ट को फाइन समझना गलत है। लोग सोचते हैं मार्केट गिर रही है, कुछ गलत हो रहा है, पर एक्चुअली ये सिस्टम का नॉर्मल पार्ट है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कॉस्ट को लॉस समझ लेते हैं और प्लान ही छोड़ देते हैं। जो लोग बिना प्राइस दिए रिवॉर्ड चाहते हैं वो जल्दी गेम से बाहर हो जाते हैं। जो कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो वही चूज करो। ऐसा इन्वेस्टमेंट चूज करो जिसका इमोशनल कॉस्ट आप झेल सको, जिसमें पैनिक ना हो, जिसमें नींद खराब ना हो। परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं, सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जो प्राइस आप पे कर सकते हो वही इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है। इसलिए मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को एक्सेप्ट करो, कॉस्ट को सिस्टम का हिस्सा समझो, इमोशनल डिसिप्लिन रखो। हाई रिटर्न्स चाहिए तो उनका बिल भी पे करना पड़ेगा। चैप्टर 16, आप और मैं, यू एंड मी। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि हर किसी की सोच अलग होती है। मार्केट में जो डिसीजन आप लेते हो वो आप और आपकी सिचुएशन के लिए सही हो सकता है, लेकिन वही डिसीजन किसी और के लिए बिल्कुल गलत हो सकता है। आप और मैं अलग गोल्स रखते हैं, अलग टाइम हॉरिजोन रखते हैं, अलग रिस्क कैपेसिटी रखते हैं, तो सेम इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम दोनों के लिए सही हो ही नहीं सकता। जो चीज आपके लिए बेस्ट है जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी बेस्ट हो। सेम मार्केट बट डिफरेंट गेम्स। स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कोई रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, पर हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, स्ट्रैटेजी नहीं। इसलिए कंपैरिजन मिसलीडिंग होता है। कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है।
हम सोचते हैं उसने ये स्टॉक लिया और प्रॉफिट बना लिया, मुझे भी वही करना चाहिए। पर हम ये नहीं जानते उसका गोल क्या है, उसको पैसे कब चाहिए, या वो लॉस झेल सकता है या नहीं। दूसरों के डिसीजन देख के कंफ्यूज मत हो, बस उनका गोल अलग है। अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस रखो। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो अपने गोल्स क्लियर रखे, अपनी लिमिट्स जाने और उनके हिसाब से डिसीजन ले। दूसरों को फॉलो करना शॉर्ट टर्म में एक्साइटिंग लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में रिस्की होता है। मार्केट में हमेशा न्यूज़, ओपिनियंस, एक्सपर्ट्स के व्यूज़ चल रहे होते हैं, पर सक्सेस उनको मिलती है जो अपने प्लान पे फोकस रखते हैं। पर्सनल फाइनेंस सच में पर्सनल होता है, इसलिए अपना गोल क्लियर रखो, अपना टाइम फ्रेम समझो, अपनी रिस्क कैपेसिटी पे चलो। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आप अपना गेम खेलो, दूसरों के गेम से डिस्ट्रैक्ट मत हो। इसलिए कंपैरिजन बंद करो, क्लैरिटी लाओ, लॉन्ग टर्म विजन रखो। मार्केट में हर कोई अपनी कहानी जी रहा है, आपका फोकस सिर्फ अपनी स्टोरी पे होना चाहिए। दूसरों के मूव्स देखना बंद करो, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा रखो। चैप्टर 17, निराशावाद का आकर्षण, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल समझाते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, चाहे रियलिटी उतनी बुरी ना हो। इंसान का दिमाग नेचुरली डेंजर, लॉस, बैड न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए पेसिमिज्म लॉजिकल लगता है, ऑप्टिमिज्म बोरिंग या नाइव लगता है। पर लॉन्ग टर्म में ये थिंकिंग गलत डिसीजंस करवाती है। नेगेटिव न्यूज़ फास्ट स्प्रेड होती है, मार्केट क्रैश आ रहा है, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, ऐसी बातें जल्दी वायरल होती हैं, ज़्यादा क्लिक्स लाती हैं, ज़्यादा फियर क्रिएट करती हैं। बैड न्यूज़ ज़्यादा लाउड होती है। न्यूज़, सोशल मीडिया और एक्सपर्ट्स हमेशा क्रैशेस, स्कैम्स, फेलियर्स ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि बैड न्यूज़ ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। और गुड प्रोग्रेस स्लो होता है, बोरिंग होता है, हेडलाइन नहीं बनता, इसलिए हमें लगता है दुनिया और मार्केट हमेशा खराब ही जा रही है। प्रोग्रेस साइलेंट होता है, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, वेल्थ धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, सालों लग जाते हैं, डेली नोटिस नहीं होते, इसीलिए लगता है सब खराब हो रहा है। पर डेटा के हिसाब से लॉन्ग टर्म में दुनिया इंप्रूव करती है। क्राइसिस अचानक आता है, शॉकिंग होता है, हर जगह छा जाता है, इसलिए हमें क्राइसिस ज़्यादा याद रहता है, प्रोग्रेस नहीं। पेसिमिज्म स्मार्ट लगता है। नेगेटिव बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं, रियलिस्टिक साउंड करते हैं। ऑप्टिमिज्म को लोग ओवर कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म में हिस्ट्री दिखाती है कि वर्ल्ड और मार्केट्स ने ग्रोथ ही की है। पेशेंस प्लस ऑप्टिमिज्म ज़्यादा रिवॉर्ड देता है। फियर गलत डिसीजंस करवा देता है। पेसिमिज्म के चक्कर में लोग पैनिक सेलिंग कर देते हैं, इन्वेस्टिंग छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। फियर शॉर्ट टर्म में स्ट्रांग होता है, पर पेशेंस लंबे समय में जीतता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जो लोग हमेशा पेसिमिस्टिक रहते हैं वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिस कर देते हैं। बैड न्यूज़ लाउड होती है, गुड न्यूज़ साइलेंट, पर जीत हमेशा पेशेंस की होती है। चैप्टर 18, जब आप किसी भी बात पर विश्वास करने लगते हैं, when you'll believe anything। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल वॉर्न करते हैं कि जब लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं तो वो बिना सोचे समझे हर कहानी पर भरोसा करने लगते हैं। ये सिचुएशन अक्सर बबल्स, स्कैम्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को जन्म देती है। जब मार्केट या लाइफ में सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, प्राइसेस फास्ट बढ़ रहे होते हैं, लोग इजी मनी बना रहे होते हैं, तब लोग सोचते हैं इस बार अलग है। और वही मोमेंट होता है जब लोग रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, लॉजिक छोड़ देते हैं, सिर्फ स्टोरीज पे इन्वेस्ट करते हैं। स्टोरीज फैक्ट से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अच्छी कहानी इमोशंस ट्रिगर करती है, फ्यूचर को रोजी दिखाती है, और जब स्टोरी स्ट्रांग होती है तो लोग नंबर्स और रिस्क्स इग्नोर कर देते हैं। एक्सेस ऑप्टिमिज्म डेंजर साइन है। जब लोग कहने लगते हैं लॉस पॉसिबल ही नहीं, गारंटेड रिटर्न्स, रिस्क फ्री प्रॉफिट, तो समझ लो डेंजर पास है। ग्रीड लोगों को ब्लाइंड बना देती है। इजी मनी का आइडिया कॉमन सेंस को मार देता है।
लोग डेट लेकर इन्वेस्ट करने लगते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भूल जाते हैं और जब रियलिटी हिट करती है तो नुकसान बड़ा होता है। डाउट और ह्यूमिलिटी जरूरी है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हर चीज पे बिलीव नहीं करते, आई डोंट नो बोलने से डरते नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। ये लोग बबल से पहले ही कैशियस हो जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जब चीज समझ ना आए तो ब्लाइंडली बिलीव मत करो। जब सब कुछ परफेक्ट लगने लगे तब सबसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। जब कोई बोले गारंटेड प्रॉफिट तब समझ लो रिस्क सबसे ज्यादा है। चैप्टर 19 सब कुछ एक साथ, ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल पूरी बुक की मेन लर्निंग्स को एक जगह जोड़ देते हैं। मॉर्गन हाउसेल बताते हैं कि पैसे के रूल्स सिंपल हैं, बस हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पैसा का गेम जीतने के लिए कोई एक रूल नहीं, बल्कि मल्टीपल सिंपल हैबिट्स चाहिए। वेल्थ बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस आती है बिहेवियर से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से, सेल्फ कंट्रोल से। गोल ये है कि आप फाइनेंशियली सरवाइव करो, ग्रो करो और शांति से सो पाओ। वेल्थ एक सिंगल डिसीजन का रिजल्ट नहीं, बल्कि सही बिहेवियर का रिजल्ट है जो सालों तक रिपीट होता है। पैसे का गेम दिमाग से कम, आदत से ज्यादा जीता जाता है। पर्सनल फाइनेंस एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। चैप्टर 20 स्वीकारोक्ति, कन्फेशंस। ये लास्ट चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ मॉर्गन हाउसेल अपने पर्सनल मनी रूल्स शेयर करते हैं जो उन्होंने थ्योरी से नहीं, एक्सपीरियंस से सीखे। पर्सनल फाइनेंस का कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता। हर इंसान को अपनी लाइफ, इमोशंस और कंफर्ट के हिसाब से रूल्स बनाने चाहिए। मनी का बेस्ट यूज पीस ऑफ माइंड लाना है। अगर पैसा होने के बाद भी नींद खराब हो, स्ट्रेस रहे, फियर बना रहे, तो वो वेल्थ का काम नहीं कर रहा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ग्रेटर देन हाई रिटर्न्स। ऑथर के लिए फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं। इसलिए वो कम खर्च करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते। मॉर्गन हाउसेल क्लियरली जानते हैं उनके लिए इनफ क्या है, इसलिए वो कंपैरिजन गेम नहीं खेलते। ज्यादा पैसा के चक्कर में पीस को सैक्रिफाइस नहीं करते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, नो ओवरथिंकिंग। सिंपल इंडेक्स फंड्स, लॉन्ग टर्म होराइजन, मिनिमम बाइंग सेलिंग। उनका मानना है कि इस टाइम मार्केट में रहना मार्केट को बीट करने से बेटर है। रूम फॉर एरर सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑथर अपनी लाइफ में इमरजेंसी फंड, कंजर्वेटिव प्लानिंग, वर्स्ट केस थिंकिंग रखते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि लाइफ में सरप्राइजेस गारंटीड है। मनी का फाइनल गोल फ्रीडम और पीस है, स्टेटस नहीं। अगर पैसा आपकी लाइफ सिंपल और स्ट्रेस फ्री बना रहा है तो आप सही डायरेक्शन में हो। जो डिसीजंस आपको काम रखें वही बेस्ट होते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें सिखाती है कि पैसा कमाना नहीं, पैसा संभालना मुश्किल होता है। जो लोग ग्रीड, फियर और कंपैरिजन से दूर रहकर सिंपल हैबिट्स फॉलो करते हैं, जैसे सेविंग, पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म में फोकस, वही असली वेल्थ बना पाते हैं। मॉर्गन हाउसेल बुक का वन लाइन कंक्लूजन देते हैं, गेटिंग रिच इज अबाउट लक, बट स्टेइंग रिच इज अबाउट बिहेवियर।